अगर बेन 10 सुपरमैन को स्कैन करेगा तो उसे कौन सी एबिलिटीज मिलेंगी और उसका लुक कैसा होगा। द वुल्वरिन में वुल्वरिन के क्लॉज के टूटने के बाद डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में उसे एडमेंटियम के क्लॉज किसने दिए थे? क्या रावण और चिट्टी एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है? और क्या टोनी स्टार्क का आयरन मैन हमें किसी फॉर्म में दोबारा देखने को मिलेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में? ये और ऐसे ही गजब के 10 सवाल पूछे थे हमारे सब्सक्राइबर्स ने और आज की वीडियो मौका होने वाली है उन्हीं के जवाब देने की। एंड डेफिनेटली अगर आपके भी ऐसे ही कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट्स में #AskGameoko के बाद इंक्लूड करना मत भूलिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग इन मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सवाल लेते हैं वीडी स्टेटस वीडियो यूट्यूब चैनल से, जहां पर इनका सवाल है कि क्या मल्टीवर्स सागा इन्फिनिटी सागा जितना इम्पैक्ट ऑडियंस के बीच में बना पाएगा? आपका क्या ओपिनियन है? तो ये वैसे तो पूरा का पूरा कंपैरिजन हो जाएगा इन्फिनिटी सागा से, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लगता है कि इन्फिनिटी सागा के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन था कैरेक्टर्स से हमारा कनेक्शन बन पाना। साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स थोड़े कम हुआ करते थे, जिसके कारण मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स थोड़ा क्लटर्ड कम फील करता था और हम लगभग हर कैरेक्टर की जर्नी और उसके ओरिजिन को जानते थे। लेकिन अब मार्वल फेज 4 के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारे टीवी शोज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जहां पर मेरे हिसाब से इनमें से बहुतों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया है जितना टाइम इन्फिनिटी सागा के अंदर कैरेक्टर्स को डेवलप करने में लगाया गया था। हेंस ऑडियंस इनसे कुछ ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रही है। ऐसे में कैरेक्टर और उनकी कहानियों के साथ कनेक्शन ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इन कंक्लूजन मूवीज के अंदर। फिर भी अगर मटेरियल सही रहा या फिर कुछ पुराने सुपर हीरोज के कैमियोज की बात चलने लगी तो इस बात की हाइप और पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा जीके इन्फो यूट्यूब चैनल ने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है कि क्या बेन 10 की ओमनीट्रिक्स वॉच सुपरमैन की डीएनए को स्कैन कर सकती है? लॉजिकली देखा जाए तो बेशक कर सकती है, जहां पर एजमथ ने ओमनीट्रिक्स को बनाया ही था दूसरे फॉर्म्स ऑफ एलियंस के डीएनए को स्कैन करने के लिए। और डीसी कॉमिक्स के अंदर क्रिप्टोनियन स्पीसीज एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्पीसीज है। सो हाँ, अगर ओमनीट्रिक्स के थ्रू बेन सुपरमैन यानी क्लार्क कैंट को स्कैन करता भी है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी अपीयरेंस उसी के जैसी होगी, बस उसके पास सुपर पावर आ जाएंगी। वैसे मेरी थ्योरी है। इसके अलावा विनोद दास जी ये पूछते हैं कि भाई द जंगल बुक में सारे कैरेक्टर के नाम हिंदी में कैसे हैं, जबकि वो एक हॉलीवुड मूवी है और उसकी कॉमिक भी। बहुत अच्छा सवाल है। वेल, जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि डिज्नी के अंदर बनी हुई द जंगल बुक एक्चुअली इसी नाम की 1894 की रुडयार्ड किपलिंग की कहानी पर बेस्ड है, जहां पर एक्चुअली रुडयार्ड किपलिंग इंडिया के पंचतंत्र कहानी और बौद्धिस्ट जताका टेल्स के भी एक बहुत बड़े फैन थे और इन कहानियों के अंदर ज्यादातर ब्यूटीफुल मॉरल के साथ जानवरों की कहानियां बताई जाती थी। इन्हीं कहानियों पर उन्होंने और भी ज्यादा रिसर्च किया और अपनी कहानी को उन्होंने इंडिया पर ही बेस किया, जिस पर डिज्नी पहली बार 1967 में एनिमेटेड मूवी लेकर आई, जिसने इसे एक्चुअली वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कहानी बनाया। जिसके बाद 90s में फेमस मोगली वाली इंडो जापानीज एनिमे रिलीज की गई और फाइनली 2016 में डिज्नी ने अपने ही 1967 की मूवी का लाइव एक्शन रीमेक बनाया। इसके अलावा महाराज हसन पूछते हैं कि द वुल्वरिन मूवी में लोगन के क्लॉज टूट गए थे, तो कैसे वो फिर से एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वापस आ गए? आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। थैंक यू महाराज हसन जी आपके सवाल के लिए। वेल, यहाँ पर कंफ्यूजन होना जाहिर सी बात है भाई। हमने द वुल्वरिन मूवी के लास्ट में देखा था कि द सिल्वर समुराई ने एक्चुअली वुल्वरिन के एडमेंटियम क्लॉज को तोड़कर उसे पूरा निचोड़ लिया था, जिसके बाद उसके बोन क्लॉज उगते हैं जिससे वो सिल्वर समुराई को खत्म करता है। और जब एक्चुअली डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वुल्वरिन की टाइमलाइन को ही लेकर आगे बढ़ रही थी तो वुल्वरिन को उसके एडमेंटियम क्लॉज मिले कैसे? वेल, इसका जवाब खुद द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के डायरेक्टर ब्रायन सिंगर ने दिया था, जहां पर उन्होंने थ्योरी लगाई थी कि हो सकता है यहाँ पर मैग्नीटो ने म्यूटेंट्स की सुरक्षा के लिए लोगन यानी वुल्वरिन के एडमेंटियम को उसके बॉडी में रीजनरेट करने में हेल्प की होगी और आप इसी चीज को ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मान सकते हो। अगला सवाल पूछा है हरीश अहमद ने। भाई, हमने अब तक एसआरके की रावण मूवी में चिट्टी द रोबोट का कैमियो देखा था, तो क्या ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है इन फ्यूचर? ऑल्सो लव योर कंटेंट। थैंक यू हरीश। एक्चुअली रावण मूवी के अंदर रजनीकांत सर के चिट्टी कैरेक्टर को दिखाना उन्हें बेसिकली ट्रिब्यूट देना ही था और मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे शाहरुख खान या रावण के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का इंटेंशन था। इस सीन को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पर करीना कपूर एक्चुअली उन्हें चिट्टी नहीं बल्कि रजनी सर बुलाती हैं। कौन है? सुपर हिट रजनी सर। जिसके कारण ये सीन बेसिकली फैन सर्विस के लिए ही रखा गया था। लेकिन क्या फ्यूचर में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है? दिमाग खर्च किया जाए तो ऑफ कोर्स बन सकता है।
इसके अलावा रवि शाहू व्लॉग पूछते हैं कि मार्वल में इंडिया के कोई भी हीरो को क्यों नहीं दिखाया जाता है। वेल, सच कहा जाए तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्चुअली अमेरिकन कॉमिक बुक पब्लिशिंग कंपनी मार्वल कॉमिक के मार्वल के अमेरिकन कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। और जैसा कि उस समय कॉमिक बुक को अमेरिकन ऑडियंस के लिए पब्लिश किया जाता था, कहानी और कैरेक्टर्स भी अमेरिकन ही हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ने के साथ कई और रेस और कल्चर्स को भी मार्वल कॉमिक्स का हिस्सा बनाया गया। और एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स के अंदर कई सारे इंडियन कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर वो उतने बड़े या सेंट्रल कैरेक्टर्स नहीं होते, जिसके कारण हमें इंडियन सुपर हीरोज देखने को अब तक नहीं मिले। बट हाँ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब ग्लोबल बन चुका है और मार्वल स्टूडियोज ने कहीं न कहीं कमाला खान के साथ साउथ ईस्ट एशियन कल्चर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और प्रॉपर इंडियन सुपर हीरो के रूप में कुमैल नंजियानी का इटर्नल्स का किंगो ही है। ऐसे में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को अगर इंडिया में और भी ज्यादा पॉपुलर करना है तो उन्हें एक स्पेशल इंडियन सुपर हीरो को लॉन्च करना चाहिए। एंड डेफिनेटली मार्वल कॉमिक्स के अंदर कौन कौन से बेहतरीन इंडियन कैरेक्टर्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा तुषार चतुर्वेदी जी पूछते हैं कि भाई द शॉशैंक रिडेम्पशन के जैसे और मूवीज के नाम बताओ प्लीज। मैंने ये मूवी आपकी वीडियो को देखने के बाद देखा, मुझे सच में बहुत कुछ सीखने को मिला और मूवी अच्छी लगी। ग्लैड टू नो तुषार जी। वेल, अगर मैं दूसरी रिकमेंडेशन की बात करूं तो अगर आपने क्विंटन टैरेंटिनो की पल्प फिक्शन नहीं देखी है तो आप उस मूवी को जरूर ही देखिए। और ये भी किस्मत का एक ऐसा अनोखा खेल दिखाती है जिसके अंदर एक नहीं बल्कि 4 कहानियां हैं और ये चारों की चारों एक दूसरे से जुड़ी हुई और एंटरटेनमेंट, कहानी, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ के मामले ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इस मूवी का डीएनए एक्चुअली आपको इंडिया की सुपर डिलक्स और लूडो जैसी मूवीज के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि ये मूवी एक्चुअली इंग्लिश में है और शायद ये मूवी हिंदी में डब नहीं हुई थी। फिर भी आपको कहीं न कहीं इस मूवी का हिंदी फैन डब या हिंदी सबटाइटल भी देखने को मिल सकता है। पूजा अग्रवाल जी पूछती हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं पूजा जी, मेरे टूथपेस्ट में लौंग है, मेरे चाय में लौंग है और मेरे बिरयानी में लौंग है। सो It's been a long day. इसके अलावा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल ये बात पूछते हैं कि अगर एक्टर मूवी के अंदर आना नहीं चाहते तो उनकी जगह किसी स्टंट डबल को एज अ कैरेक्टर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। सॉरी फॉर इंग्लिश, नो प्रॉब्लम ब्रो, हर कोई सीख रहा है। वैसे आपका सवाल बहुत अच्छा है और रिसेंटली न्यूज में हमने कई बार सुना है कि बिहाइंड द सीन एक्टर्स मूवीज से चले जाते हैं या मूवीज को बनाना छोड़ देते हैं। ऐसे में घाटा मूवी के प्रोडक्शन को तो होता ही है, साथ ही साथ फैंस को भी बहुत मायूसी होती है। तो उनकी जगह पर स्टूडियोज कोई आर्टिफिशियल रास्ता क्यों नहीं अपनाते उनके कैरेक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए। वेल, ऐसा करना एक्चुअली उनके लिए काइंड ऑफ इलीगल है, जहां पर कोई भी प्रोडक्शन किसी भी आर्टिस्ट की लाइकलीनेस को उसके परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकती। जहां पर इसका हमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल 1989 के बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 के दौरान देखने को मिला था, जिसमें बैक टू द फ्यूचर 1 के अंदर मार्टी मैकफ्लाई के पिता का रोल प्ले करने वाले जॉर्ज मैकफ्लाई ने सेकंड मूवी में अपीयर होने से मना कर दिया था। तब प्रोडक्शन ने उनकी जगह पर किसी एक बॉडी डबल को उनका मेकअप करके इस कैरेक्टर को प्रेजेंट किया था, जिसके चक्कर में क्रिस्पिन ग्लवर ने प्रोडक्शन पर दावा ठोका था और इसके चलते उन्हें तकरीबन $7.5 लाख कोर्ट से मिले थे। और इसी के बाद से एक नया नियम अपनाया गया जहां पर कोई भी प्रोडक्शन आर्टिस्ट से बिना पूछे उसकी लाइकनेस का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यही रीजन है कि जब भी कैरेक्टर को नए तरीके से रिप्लेस किया जाता है तब एक्टर्स उस कैरेक्टर को अपने हिसाब से प्ले करते हैं। इसके अलावा फाइनली यहाँ पर नवीन जायसवाल जी पूछते हैं कि क्या एआई वर्जन ऑफ टोनी स्टार्क रिटर्न करेगा आर्मर वॉर में। पिछले कुछ दिनों में मार्वल फैंस के बीच में बहुत सारे रूमर्स टोनी स्टार्क के रिटर्न को लेकर चल रहे हैं और जब भी किसी न किसी फॉर्म में टोनी स्टार्क के रिटर्न की बात आती है लोगों के बीच में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। और इन्हीं रूमर्स में से एक ऐसा रूमर भी था जिसमें टोनी स्टार्क का एआई वर्जन एक्चुअली हमें देखने को मिलने वाला था आर्मर वॉर्स में। अब ऑनेस्टली अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो ये बात थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग जरूर हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टोनी स्टार्क यहाँ पर वापस आने वाले हैं। और कुछ इसी तरह का हिंट हमें देखने को मिला था मार्वल स्टूडियोज के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के स्टीफन ब्रोसार्ड से, जिन्होंने रिसेंटली इस बात को कंफर्म किया था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब इस बात की ज्यादा डिस्कशन नहीं चल रही है यहाँ पर टोनी स्टार्क को वापस रिटर्न कराना है या नहीं, जहाँ पर उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दूसरे कैरेक्टर्स पर फोकस करने की बात कही थी। और मेरे हिसाब से इस चीज का बेसिकली सेंस भी बनता है, क्योंकि टोनी स्टार्क को रिटर्न करने से उसकी कुर्बानी और उसकी लेगेसी अंडरमाइन होगी। साथ ही साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हमेशा पुराने कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके खुद को इनोवेट और ग्रो नहीं कर सकता है और उन्हें बेसिकली नए कैरेक्टर्स पर फोकस भी करना होगा। लेकिन हाँ, इस बात की मैं उम्मीद जरूर लगाता हूँ कि शायद किसी अल्टरनेट वेरिएंट को सीक्रेट वॉर्स
या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के किसी फ्यूचर में दिखाया जरूर जा सकता है, जिसे शायद खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर या कोई और ही एक्टर प्ले कर सके। सो गाइज, ये थे आपके 10 सवाल जिसके दिए मैंने जवाब। एंड डेफिनेटली अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट्स में आप अपने सवाल को कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को स्क्रीन में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।